हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंग, रेखा, आकृति इत्यादि तत्वों का अध्ययन हमने किया है और कला के तत्व के अंतर्गत कुछ और तत्व सारी कला के तत्व के अंतर्गत कुछ और तत्व देखना बाकी है और उन्हीं तत्वों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है तान, या इसी को टोन भी कहा गया है। और दोस्तों, टोन या तान प्राप्त करने के लिए रंगों के तान या चित्रों के तान, किसी भी तान की बात की जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए हम वर्ण शून्य रंगों को मिलाते हैं। और जैसा कि पीछे आप लोग देखे भी हैं, वर्ण शून्य रंगों के अंतर्गत काला और सफेद रंग आते हैं। और जब हम चित्र में या रंगों में वर्ण शून्य रंग मिलाते हैं तब हमें उस रंग का या उस चित्र का तान प्राप्त होता है। दोस्तों, चित्रों में या रंगों में गहरा तान प्राप्त करने के लिए हम उसमें काला रंग मिलाते हैं, जबकि हल्का तान प्राप्त करने के लिए सफेद रंग को मिलाया जाता है। और जब हम रंग में सफेद रंग मिलाते हैं तो उस तान का मान बढ़ जाता है, लेकिन जब हम रंग में काला रंग मिलाते हैं तो उसका मान जो है घट जाता है। और इसी को तान का मान भी कहा गया है। इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि काले और सफेद रंग से के मिलाने से रंग में विभिन्न प्रकार के तान हमें प्राप्त होते हैं। और सफेद रंग मिलाने से तान का मान बढ़ जाता है, जबकि रंग में काला रंग मिलाने से उसका मान, उस तान का मान घट जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि तान कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के तान का प्रयोग हम चित्रों में कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर तान के प्रकार की बात करें तो तान मुख्य रूप से 3 प्रकार के तानों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, हल्का तान, या इसी को प्रकाशित तान भी कहा गया है। तो दोस्तों, जब हम चित्र में दोपहर का दृश्य दिखाना होता है तब इसके लिए प्रकाशित तान की आवश्यकता होती है, जिसमें सफेद रंग की मात्रा बहुत ज्यादा। और दूसरा है मध्यम तान। दरअसल जब हम किसी चित्र में सुबह या शाम के दृश्य को दिखाते हैं तब हम मध्यम तान का प्रयोग करते हैं। और एक है गहरा तान। असल में जब हम चित्र में रात्रि के दृश्य को दिखाते हैं तब उस समय जो तान प्रयोग किया जाता है
वो गहरा होता है। रात के दृश्य का तात्पर्य खूब अंधेरा से नहीं कि एकदम से कुछ दिखाई ना दे, और कभी कभी रात में भी दिखाई देता है, लेकिन जो है उस समय गहराई आती है, अंधेरापन रहता है। तो इसलिए इस तरह के दृश्यों को दिखाने के लिए हम उसमें काले रंग की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी तान का जो है पहलू या मान जो है हम घटा देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के तान हैं। हम लोग 3 प्रकार के तान की चर्चा करें, और किस प्रकार के तान का प्रयोग किस तरह के चित्रों में किया जाता है, कहाँ के दृश्य को दिखाने के लिए किया जाता है, और इस तान का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हल्का या प्रकाशित तान है तो इस तान से प्रसन्नता और उल्लास के भाव दिखाई देते हैं, जबकि गहरा तान है, गहरे तान से निराशा, दुख और रहस्य का वातावरण प्रस्तुत होता है। तो ये तान, 2 तान देखे और इन तान से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग उसको देखें। तो इस तरह से हमारा तान समाप्त हुआ एक तत्व, और तान के समाप्त होने के बाद में कला के और तत्वों में एक तत्व है आपका पोत, वयन, या इसी को इंग्लिश में टेक्सचर भी कहा गया है। असल में अगर हम लोग पोत की बात करें तो किसी भी सतह की धरातल की बनावट उसकी पोत या वयन कहलाती है। किसी भी सतह की धरातल की बनावट उसकी पोत या वयन कहलाती है। और ईश्वर ने या प्रकृति प्रदत्त रूप से विभिन्न प्रकार के पोतों का प्रकृति निर्माण करती है या ईश्वर निर्माण करता है, और उनके द्वारा निर्माण किए गए विभिन्न पोतों के आधार पर मानव उसकी पहचान करता है। और प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसके पहचानने का माध्यम पोत या वयन कहलाती है, अगर दूसरे शब्दों में से कहें। और इसका अनुभव 2 प्रकार से होता है। एक तो आंखों से देखकर, इसी को चाक्षुषजन्य पोत कहा गया है, जिसका पता हम आंखों से देख करके लगा देते हैं। और दूसरा है छूकर अनुभव करना, या इसको अनुभूत पोत भी कहा गया है। तो ये 2 प्रकार के पोत की हम चर्चा किए सामान्य रूप से। लेकिन अगर हम लोग पोत के प्रकार देखें तो पोत के प्रकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पोतों की चर्चा की गई है। एक तो होता है प्राकृतिक पोत या प्रकृति से प्राप्त पोत कह सकते हैं। एक है अनुचित पोत और सृजित पोत। तो यहाँ 3 प्रकार के पोतों के प्रकार की हम लोग चर्चा किए। असल में पोत की चर्चा और विस्तार से हम थोड़ा सा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से पोत के क्या क्या प्रकार हैं और पोत है क्या, इस पर चर्चा किए। और उसके बाद में और बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है धरातल या अंतराल, या इसी को इंग्लिश में स्पेस भी कहा गया है। दोस्तों, धरातल अथवा अंतराल
वह क्षेत्र होता है जहां पर चित्रकारी की जाती है, और धरातल के बिना चित्रकारी करना संभव नहीं है। और यह धरातल दो आयामी होता है, लंबाई और चौड़ाई, और इस धरातल के एक तल होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके बिना चित्रकारी संभव नहीं है। इसमें धरातल विकल्प है, रंग है, रेखा है, पेंसिल है। लेकिन हर चीज आपके पास है, अगर आपके पास धरातल नहीं है जिस पर चित्रकारी करना हो, तो धरातल किसी रूप में हो, अगर धरातल नहीं है तो चित्रकारी करना संभव नहीं है। इसलिए धरातल या अंतराल कला के तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है, चित्रकला की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। और धरातल हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो आयामी होता है, लंबाई और चौड़ाई, और उसके एक तल होते हैं। और अगर हम लोग अपने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में देखें तो धरातल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शासक हैं राजा भोज, परमार वंश के शासक थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सम्रांगण सूत्रधार। और इस ग्रंथ में इन्होंने धरातल के लिए भूम बंधन शब्द का प्रयोग किया है। जबकि एक शासक थे सोमेश्वर द्वितीय, और सोमेश्वर द्वितीय ने एक ग्रंथ लिखा है, ये भी राजा थे, अभिलाष तीर्थ चिंतामणि। और इस अभिलाष तीर्थ चिंतामणि ग्रंथ में धरातल के लिए स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक और महान रचनाकार हैं नारायण मुनि, और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धरातल के लिए स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी हम ये साहित्यिक ग्रंथ देख रहे हैं, जब हम लोग साहित्य में चित्रकला देखेंगे तो इन साहित्यिक ग्रंथों में और कला से संबंधित क्या उल्लेख हुआ है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना देखते हैं कि धरातल शब्द के लिए इन ग्रंथों में क्या क्या उल्लेख किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी ग्रंथ का नाम दे देता है सीधे और पूछता है किसकी रचना है, जैसे दे दिया सम्रांगण सूत्रधार, या विलास तीर्थ चिंतामणि, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसकी रचना है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो बहुत पूछा गया है। यहाँ मुनियों में दो मुनि बहुत फेमस है, एक भरत मुनि और एक कला में नारायण मुनि। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है, भरत मुनि की भी चर्चा करेंगे। और भरत मुनि के किस ग्रंथ में कला से संबंधित क्या उल्लेख है वो हम लोग साहित्य जब चित्रकला देखेंगे तब वहाँ इसको विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लिए हैं कि विभिन्न ग्रंथों में धरातल या अंतराल के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अगर हम लोग चित्र में धरातल या अंतराल देखें तो यहाँ अंतराल में एक है सक्रिय अंतराल। दोस्तों, सक्रिय अंतराल वह अंतराल होता है जहां पर मुख्य चित्र बना होता है। मेन चित्र है, मेन चित्र जहां बना होता है वो सक्रिय अंतराल कहलाता है। और जहां पर उस मुख्य चित्र की शोभा बढ़ाने के लिए अन्य चित्र बने होते हैं उसे सहायक अंतराल कहा जाता था। और इस अंतराल में कुछ एक और दो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेंगे। जैसे एक है छठ अंतराल। छठ अंतराल जहां चित्र चित्रित किया जाता था, चित्र बना होता था,
उसको छत अंतराल बोलते थे, और जहां स्थान खाली होता था, कोई चित्र नहीं चित्रित किया जाता था, उसको अछत अंतराल बोलते थे। यानी जहां जिस अंतराल की कोई क्षति नहीं हो, नुकसान ना हो, वो अछत अंतराल कहा जाता था। लेकिन जहां चित्र चित्रित कर दिए जाते थे, वो छत अंतराल कहा जाता था। और सक्रिय अंतराल जहां मुख्य चित्र बने होते थे, सहायक अंतराल जहां अन्य चित्र बने होते थे। अब यहाँ देखते हैं अंतराल का विभाजन, और अंतराल के विभाजन को लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण है स्वर्णिम विभाजन। वहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोग स्वर्णिम विभाजन की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं अंतराल विभाजन में। एक है सम विभाजन, असम विभाजन और स्वर्णिम विभाजन। असल में जो सम विभाजन होता है, जब चित्र को धरातल या अंतराल के बीचों बीच में बनाया जाता है, तब चित्र को सम विभाजित चित्र कहा जाता है। लेकिन जब अगर हम लोग असम विभाजन की बात करें, तो जब चित्र धरातल के बीचों बीच में ना बना करके एक किनारे पर बना दिया जाता है, तब वह असम विभाजन के अंतर्गत आता है। और तीसरा है स्वर्णिम विभाजन। असल में स्वर्णिम विभाजन भारत के चित्रकारों के चित्रों में प्रयोग नहीं होता था। स्वर्णिम विभाजन प्राचीन काल में यूनान के चित्रों में देखने को मिलता था, जो 3:5, 8:13 और 13:21 के अनुपात में होता था। तो यहाँ हम लोग स्वर्णिम विभाजन देख लिए, असम विभाजन देख लिए, सम विभाजन देख लिए। तो इस तरह इस वीडियो में कला के जो शेष तत्व बचे हुए थे, उन तत्वों को हम लोग देख लिए, और आशा करते हैं कि आप लोगों को कला के महत्वपूर्ण जिन तत्वों की चर्चा किए हैं और वहां से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उसे हल कर ले जाते हैं तो आपका पढ़ना सफल है। और हम लोग अगले वीडियो में चित्र संयोजन के सिद्धांत देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।